बदलेगा नहीं, वो तो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है। चाहे मैं कुछ भी करूँ, इस सच्चाई को बदल नहीं पाऊंगा। जिस पर यान कहता है कि तुम कल्टीवेशन की दुनिया में नए हो। यहाँ पर जो रियल स्ट्रॉन्ग होता है वो लोगों की किस्मतों को बदलने की ताकत रखता है। ये सुन के फैंघान को यान की बातों में दिलचस्पी आ गई थी। यान उसे बताता है कि हम हुआंगचुआन सेक्ट के लोग हैं। हमें लोगों की किस्मतों को अल्टर करके आगे जाना होगा। अगर हम टॉप पर पहुँच गए तो हम इस कुदरत के कानून और साइकिल ऑफ बर्थ को रीडिफाइन कर सकते हैं। ये सुन के फैंघान काफी चौंक गया था। वो यान से पूछ रहा था कि क्या मैं होंगी को दोबारा से वापस ला सकता हूँ, जिस पर वो कहता है हाँ, मगर तुम्हें महाशक्तिशाली बनना पड़ेगा। तभी जाके तुम इस यूनिवर्स के बैरियर को तोड़कर टाइम में ट्रैवल कर पाओगे। तुम्हारे पास तब लाइफ एंड डेथ का मिरर होगा। उस वक्त इंसान, देवता, इमॉर्टल्स, डीमन, घोस्ट या फिर मॉन्स्टर, इनमें से कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो फैंघान कहता है कि आज मैं कसम खाता हूँ कि मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि इस यूनिवर्स के लॉ को तोड़कर होंगी को दोबारा से वापस लाऊंगा। यान भी उस पर बहुत खुश हो गया था। वो कहता है फैंघान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दोगे। कल्टीवेशन एक लंबा सफर है और ये यूनिवर्स काफी बड़ा है, मगर जब तुम इमॉर्टलिटी हासिल करोगे तब तुम पास्ट को बदल सकते हो, मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। तो फैंघान आसमान को देखते हुए कह रहा था कि होंगी, मैं बस तुम्हें दोबारा से हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी उस मीठी सी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यान देखता है कि फैंघान की पूरी बॉडी ग्लो कर रही है। वो अपने आप फिजिकल रेल्म के साइकिक स्टेज के 9वें लेवल पर पहुंच चुका था। यान कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपनी सोल को प्यूरिफाई करके 9वें लेवल पर ब्रेक थ्रू किया। इसमें तो लोगों को सालों लग जाते हैं। और ये सब होंगी की सोल पर लगा हुआ क्रिस्टल देख रहा था। जिसके बाद फैंघान उस सोल को उठा लेता है। वो उसे गौर से देखने लगता है। यान उससे पूछ रहा था कि तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि होंगी यहीं पर है। जिसके बाद हमें टियानो पिक दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमन सीनियर हुआ से माफी मांग रहा था। वो कहता है सीनियर, मैं रेगिस्तान से कभी भाग के नहीं आता, मगर बैंडिट्स को हमारा लोकेशन पहले से ही पता था। तो उन लोगों ने हम पर अटैक कर कई सारे डिसाइपल को घायल कर दिया। मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें पहले से ही खबर दी होगी, इसी वजह से हमारी हार होगी। और मुझे लगता है कि ये काम फैंघान का है। उसी की वजह से 5 स्प्लिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसने जाओ की लिंकफिंग तलवार पर कब्जा किया था। जिस पर सीनियर हुआ कहती कि बकवास, ये सब बकवास बातें हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा डिसाइपल इतना डरपोक होगा। एक तो तुम जंग छोड़ के भाग आए और तुम्हें अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। उन्हें गुस्से में देखकर युवान की फट गई थी। वो कहते सीनियर, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे डिसाइपल को बचाने के लिए किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और तभी नहीं किसी की आवाज आती है। वो बंदा कह रहा था कि वो टियानो, जल्दी से अपने बिल से बाहर निकल, तेरी वजह से मेरे बच्चे को चोट पहुंची है। तो सीनियर हुआ युवान को वहाँ से जाने के लिए बता देते हैं। और फिर जिन रैली हुआ के पर्दे को जलाकर अंदर दाखिल हो गया था। उसके पीछे पीछे जिन शिताई भी आ जाता है। जिन रैली कह रहा था कि तुमने मेरे बेटे को हुआंगचुआन ड्राइंग ढूंढने का काम दिया और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। मेरे बेटे ने अपना एक हाथ खो दिया। क्या तुम अपने डिसाइपल को ऐसे जख्मी होते हुए देख सकते हो? और तभी वहाँ पर सीनियर हुआ के साथ रहने वाली 2 छोटी बच्चियाँ पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा एक ऑथेंटिक डिसाइपल होने के बावजूद भी आउटर डिसाइपल से अपना हाथ कटवा के आ गया। इसे तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो खाली कुएं में ढकेल देना चाहिए, मगर तुम यहाँ आके तमाशा खड़ा कर रहे हो। भले ही जिन शिताई तुम्हारा बेटा है, मगर वो तो बस इस धरती पर बोझ है। और बेचारी जिन रैली अब अपने बेटे को 40 पीस समझ के वापस भी नहीं लौटा सकते, इसलिए वो अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए यहाँ आकर चिल्ला रहे हैं। तो जिन शिताई कहता है कि यार मैं इतना भी घायल नहीं था, और मैंने तो डीमन लॉर्ड के अवतार के साथ फाइट भी की थी। तब मैं बस थोड़ा सा घायल हो गया, मगर जब मैं शीलोंगजी को बचाने गया तब इवल किंग ने मुझ पे हमला कर दिया और फिर बची कुची कसर उस फैंघान ने पूरी कर दी। तो बच्चियाँ कह रही थी कि ओहो, इसका मतलब हमारी जिन शिताई युवा सेक्ट के हीरो है। मगर लोग तो कह रहे थे कि किंग शुई ने डीमन लॉर्ड के अवतार के साथ फाइट की और शीलोंगजी ने अपना एक हाथ दबाकर भी तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। शायद वो सभी लोग झूठ बोल रहे, बस आप ही अकेले सच बोल रहे हो। आपके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। आपने डीमन लॉर्ड के
शिताई पर डीमंस के साथ साजिश करने का इल्जाम भी लगाया गया है। तो जिन शिताई तुरंत ही बताने लगता है कि वो इवल किंग तियानचिंग झूठ बोल रहा था। प्लीज आप उसकी बात मत सुनिए। उसने मुझे थप्पड़े मार मार कर जबरदस्ती कन्विंस कराया कि मैं डीमन मॉलिन के साथ मिला हुआ था। जिस पर सीनियर हुआ कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर तुमने किंग शुई पर बिना कोई सबूत इल्जाम लगाया कि वो ड्राइंग उसी के पास है। ये सुनकर सीनियर हुआ बहुत इरिटेट हो गया था। वो कहता है कि अगर ड्राइंग उसी के पास थी तो तुम उसे लेके क्यों नहीं आए। तो जिन शिताई कहता है कि अरे वो मुझे थोड़ी ना ड्राइंग देंगे, मगर इवल किंग तियानचिंग उनकी मदद करने आया था। तो इससे यही साबित होता है कि फैंगन और किंग शुई डीमंस के साथ मिले हुए हैं। जिस पर सीनियर हुआ कहते कि कई सालों पहले किंग शुई और यिंग तियानचिंग ने एक विकेट वाटर डीमन को मिलके मारा था। तब वो दोनों दूसरे रीजन में थे और तभी से वो दोनों दोस्त बन गए। ये बात तो हमारे पूरे सेट को पता है, लेकिन तियानचिंग को इस लड़के से ज्यादा अटैचमेंट हो गई, इसलिए वो हमेशा उसके पीछे रहता है। हाँ, किंग शुई उसे भाव नहीं देती ये बात अलग है, लेकिन अब वो एक ऑथेंटिक डिसाइपल बनी है। उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, तो तुम्हारे इन बेतुकी इल्जामों का उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। अब जिन शिताई इधर भी रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद सीनियर हुआ कहते कि तुम ही गद्दार हो, तुमने मॉलिन के साथ मिलकर किंग शुई को खत्म करने की प्लानिंग की थी। बताओ ये बात सच है ना? ये सुनकर तो जिन शिताई अपने बाप के पीछे छुप गया था। तो उसका बाप कहता कि यिंग तियानचिंग डिमोनिक कल्टीवेटर है, आप उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। मेरा बेटा एक ऑथेंटिक डिसाइपल है और उसका हाथ काटना यानी हमारे सेट की इज्जत पर आ जाना। इसीलिए हम फैंगन और किंग शुई को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ये सुन के तुम दोनों बच्चियों की हंसी छूट जाती है। इधर जनरली भी अपनी फायर पावर शो कर रहे थे, तो सीनियर हुआ उसे शांत करते हुए कहता है कि फैंगन ने ऑथेंटिक डिसाइपल को हर्ट किया है। साथ ही पिंक प्रिंस ने जब अटैक किया था तब वहाँ पर फैंगन नहीं था। मुझे लगता है कि फैंगन का पिंक प्रिंस के साथ कोई लेना देना है, तो अब हमारे स्टेट के रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फैंगन को पनिश करना ही पड़ेगा। तो जनरली उससे पूछने लगता है कि बताओ फिर तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर हुआ बताते कि डिसाइपल के झगड़े एल्डर तियानचिंग ही सेटल करते हैं, तो मैं तियानचिंग हॉल जाकर इस मैटर के बारे में सारी जानकारी उन्हें दे दूंगा। एल्डर तियानचिंग ही डिसाइड करेंगे कि किसे पनिश करना है और किसे रिवॉर्ड देना है। ये सुन के जिन शिताई कह रहा था ये बहुत सही आइडिया है, बस एक बार वो लोग तियानचिंग टेरेस पर जाने चाहिए, उसके बाद उन पर थंडर गिरा के उनका कोई ना बना दिया जाएगा। सीनियर हुआ उसकी बातें सुन के उसे घूरने लगते हैं। वो जानते थे कि जिन शिताई बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए फैंगन और किंग शुई को मारना चाहता है। इधर फैंगन इमॉर्टल कोर्ट पहुंच गया था। फ्रेंड फिर उससे कहती कि गुड लक, तुम जल्दी से इनर डिसाइपल बन जाओ, और वैसे देखा जाए तो तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए हो, तो खुद ही जीडियन पिक वापस आ जाना, क्योंकि मैं जा रही हूँ खेलने, और याद रखो मुझे पिकअप के लिए डिस्टर्ब मत करना। जिसके बाद वो गाना गाते हुए वहाँ से भाग जाती है। फैंगन सोचता है कि ये लो, ये तो पहले से बहुत ज्यादा आलसी होगी। जिसके बाद वो कोर्ट की तरफ जाने लगता है और तभी उसे एक डिमोनिक आवाज पूछने लगती है कि तुम कौन हो जो मुंह उठा के यहाँ चले आए। तुम्हें पता है ना यहाँ पर आउटर डिसाइपल बिना परमिशन के नहीं आ सकते। तो फैंगन बताता है कि मैंने ट्रायल पास की है और अब मैं यहाँ पर इनर डिसाइपल की परीक्षा देने आया हूँ, प्लीज आप बाहर आके मेरे से बात कीजिए। और तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने कूद जाती है। वो कह रही थी कि तुमने बुलाया और हम चले आए। इस बच्ची का नाम शुई था और ये भी फैंगन जैसे आउटर डिसाइपल है। फैंगन तो इतनी छोटी बच्ची को देख के हैरान था। अब वो उसे अपने पास बुलाने लगती है, तो फैंगन सोचता है कि है तो छोटी मगर बहुत शैतान है। अब शुई फैंगन से कहती कि तुमने ट्रायल पास की ना, तो बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है। इसलिए फैंगन उसे अपनी असुरा बोन दिखा देता है। वो कहती वाव ये तो ओरिजिनल है, कि वाकई तुमने जायंट असुरा को मारा था। तो कहते और नहीं तो क्या, ये बोन मुझे तोहफे में थोड़ी ना मिली है। जिस पर शुई कह रही थी कि तुम्हारी शक्ल देख के नहीं लगता कि तुम असुरा को मार सकते हो, इसलिए ये बोन ओरिजिनल है या फेक है ये मैं चेक करूंगी। तो फैंगन उसे बताता है कि ये बोन बहुत हेवी है, तुम इसे उठा नहीं पाओगी। 8वें स्टेज का कल्टीवेटर भी इसे हैंडल नहीं कर पाता, मगर शुई ने तो बड़े ही आराम से उसे उठा लिया था। ये देखकर फैंगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते शायद ये बच्ची कल्टीवेशन में मेरे से काफी क्लोज है, ये थोड़ी बहुत सीनियर मो जैसी दिखती है। इधर शुई इस बोन के साथ खिलौने जैसे खेल रही थी। जिसके बाद वो फैंगन को असुरा बोन वापस देती है। फैंगन उससे पूछता है कि प्लीज मुझे आपका नाम बताओ। तो कहती है कि शायद तुम यहाँ पर नए हो, वरना सभी लोग मुझे जानते हैं। वेल तुम मुझे सीनियर शुई बुला सकते हो, मैं जिलियन पिक की डिसाइपल हूँ। फैंगन सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची को मैं सीनियर बुलाऊंगा, यार मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है। अरे छोटा पॉकेट बड़ा धमाका बहुत ज्यादा शरारती है, मैं तो इसे बिल्कुल सीनियर नहीं बुलाऊंगा। अब वो बच्ची कह रही थी कि मैं भी यहाँ पर इनर डिसाइपल के टेस्ट देने आई हूँ, और मुझे बताइए तुम कौन हो। तुम किंग शुई की खास डिसाइपल हो जिसने मॉलिन को मार दिया, साथ ही तुमने एक बड़ी सी डीमन को भी हराया। मगर सच
जानती है, इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं हो सकती। जिसके बाद फेंगान और शुई कोर्ट के बाहर आ गए थे। वहाँ पर जाओ नाम का डिसाइपल था। कल इसी की लिंक फिंग सोड फेंगान के डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर ने छीन ली थी। अब वो फेंगान को घूर के देखता है तो फेंगान समझ गया था कि शायद ये बंदा उसके साथ फाइट करने वाला है। इधर इनहेरिटेंस हॉल में आउटर डिसाइपल की लंबी लाइन लग गई थी। वहाँ पर हम लॉन्गशान नाम के नए डिसाइपल और ऑथेंटिक डिसाइपल जियालान को देखते हैं। ये लोग आउटर डिसाइपल ने हासिल किए ट्रेजर को चेक कर रहे थे। इधर
समय में इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? मगर फैंगहान इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब शाओशी उससे कह रहा था कि मैं नाइटलेस आइलैंड का मास्टर हूँ। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे लात मारी है और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। फैंगहान कहता है, भाई मैंने तेरे नाइटलेस आइलैंड का नाम पहली बार सुना है, इसलिए मुझे धमकी नहीं दोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। जिसके बाद वो कह रहा था कि सब लोग कान खोल के सुन लो, मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। और किंगवे तुम भी याद रखो, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, इसलिए डिमन बैटलफील्ड पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ये भी तुम्हारी सिस्टर की ही ऑर्डर है। जिस पर किंगवे कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन मेरी शादी तुमसे कभी भी नहीं करवाएगी। मैं किसी भिखारी से भी शादी कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे कभी नहीं। अब वो फैंगहान को मारने जा रही थी, लेकिन एक डिसाइपल उसे संभालने लगता है। फैंगहान कहता है कि तुमने जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। देखो मैं भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता। हाँ, एक बार मैं ऑथेंटिक डिसाइपल बन जाऊँ तब शायद मैं तुम्हें फैसला करने का मौका दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें दूसरे मर्दों से अपना रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि चाहे तुम मानो या फिर ना मानो हो तो तुम मेरी फियांसी। इसलिए तुम अगर किसी और मर्द के पास गई तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो अगर शाओशी जैसी मक्खियाँ तुम्हारे आसपास भी भिनभिनाई तो मैं उनकी पिटाई कर दूंगा। किंगवे उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गई थी, और तभी यान की नजर युवान और नानशियान पर जाती है। नानशियान कह रहा था कि फैंगहान बहुत ज्यादा घमंडी है। युवान कहते हैं, हाँ सीनियर, आपने एकदम सही पहचाना। इधर जाओ कह रहा था कि फैंगहान बस तुम अकेले उस रेगिस्तान से सेफली वापस आए हो, तो तुमने हमें सीनियर मो की मौत कैसे हुई ये बताना होगा। जिस पर फैंगहान कहते कि बच्चे तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। तो युवान तुरंत ही वहाँ पर कूद जाता है। वो कह रहा था कि जाओ तुम्हें सवाल नहीं पूछ सकता, ये बात तो मैं मानता हूँ, मगर मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझे तुम्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। फैंगहान कहता है, क्यों युवान जियान को मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। देखो तुम भी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, तुम तो कायर हो जो जंग छोड़ के भाग गए थे। ये सुन के सभी डिसाइपल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो युवान अपना क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि अगर सही वक्त पर मैं सीनियर हुआ को मदद के लिए नहीं बुलाता तो सभी लोग मारे जाते, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उस पिंक प्रिंस के साथ मिले हुए थे। ये सुन के तो फैंगहान हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम तो भाग गए, मगर सीनियर मो ने अपनी आखिरी सांस तक पिंक प्रिंस के साथ फाइट की। उन्होंने ही मुझे और होंगी को बचाया था। अगर तुम भगोड़े जैसे बैटल छोड़ के भागते नहीं तो पिंक प्रिंस हमारे हाथ से बच नहीं सकता था। साथ ही सीनियर मो भी आज जिंदा होती। तो बाकी के डिसाइपल कहने लगते कि फैंगहान तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं गद्दार होता तो तुम सभी लोग मारे जाते, क्योंकि पिंक प्रिंस ने तुम्हें पॉइजन किया था, तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन तुम लोग तो अभी भी जिंदा हो। जिस पर युवान कहता है कि तुम एक गद्दार हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। और तभी अचानक से यान वहाँ से गायब हो गया था। इधर युवान फैंगहान पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी इन पर पावरफुल एनर्जी अटैक कर देती है। वो कह रही थी कि तुम लोग प्राइवेटली फाइट नहीं कर सकते, शायद तुम हमारे सिख के कानून भूल गए हो। अगर तुम्हें इतना ही लड़ने का शौक है तो टियानशिंग हॉल आ जाओ। पहली आवाज थी एल्डर टियानशिंग की। तो ये सभी लोग उनसे माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। यान कह रहा था कि अगर आज ये सभी तुम्हारे साथ फाइट करते तो मसला हो जाता। जिस पर फैंगहान कहता है कि ये लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि एल्डर टियानशिंग कितना पावरफुल होगा। तो यान उसे बताता है कि टियानशिंग के पावर्स की कोई लिमिट नहीं, वो तुम्हारे जैसे हजारों को एक झटके में खत्म कर सकता है। इधर किंगवे अकेले में रो रही थी, तो वहाँ पर ये नानशियान पहुँच जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर किंगवे तो सीधे उसके गले लग के रोने लगती है। वो कह रहा था कि फैंगहान तुम्हारे करीब आने वाले हर एक बंदे को मारने वाला है, मगर मैं उससे नहीं डरता। और इस तरह से किंगवे को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया था। अगले दिन हुआ त्यान तो एल्डर टियानशिंग से मिलने जाता है। एल्डर कहते कि शायद तुम उस जिन शिताई के कटे हुए हाथ के बारे में बात करने आए हो। जिस पर वो कहते हाँ, किंगशुई और जिन शिताई के दरमियान हनाई रेगिस्तान में फाइट हुई थी, और उसी वक्त ईवल किंग टियानशिंग किंगशुई को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच गया। उसने शिलोंगजी और जिन शिताई को बुरी तरह से घायल किया। जिस पर एल्डर कहते कि इन दोनों ने टियानशिंग से मार खाई, क्योंकि ये दोनों भी कमजोर हैं। तो इसमें ईवल किंग टियानशिंग और किंगशुई की कोई गलती नहीं। उस बंदी ने तो डीमन लॉर्ड के अवतार के साथ फाइट करके हमारे सिख का नाम रोशन कर दिया। मुझे तो लगता है कि वो लड़की बहुत जल्दी एक्टिंग चीफ बन जाएगी, और तुम्हारा काम है उस बंदी को प्रोटेक्ट करना। जिस पर सीनियर हुआ कह रहे थे कि हाँ मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि किंगशुई के डिसाइपल फैंगहान ने जिन शिताई का हाथ काट दिया, और वो कह रहा था कि उसने किंगशुई की खातिर किया है। जिस पर एल्डर कहते कि वजह चाहे कोई भी रहने दो, मगर फैंगहान एक आउटर डिसाइपल है, तो वो ऑथेंटिक डिसाइपल के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। जिस पर सीनियर हुआ कह रहा था कि फैंगहान को लगता है किंगशुई
आउटर डिसेंबर को पनिश करना ही होगा। जाओ उस फैंगहान को 3 दिनों के लिए जेल में डाल दो और फिर उसे थंडर स्ट्राइक से एग्जीक्यूट किया जाएगा। यही फैंगहान के लिए सजा होगी। ये सुनकर तो सीनियर हुआ को काफी अच्छा लग रहा था। इधर फैंगहान किंगशुई के साथ तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी किंगशुई को चीफ का बुलावा आ जाता है। फैंगहान कह रहा था कि सीनियर शायद वो जिन शिदाई के बारे में बात करना चाहती है, इसलिए किंगशुई तुरंत ही चीफ से मिलने चली जाती है। अब उसके जाने के बाद फैंगहान कल्टीवेशन करने बैठ गया था और वहीं पर यान बच्चों जैसी हरकतें करके टाइम पास कर रहा था। इधर किंगशुई चीफ को बता रही थी कि मेरे और मॉलिन के दरमियान बहुत फियर्स बैटल हुई थी। तब फैंगहान और होंगी वहीं पर मौजूद थे। होंगी मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई, मगर वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि मॉलिन के अटैक से बच पाए, इसलिए उस बेचारे की वहीं पर मौत हो गई। तो हम मॉलिन से बदला लेना चाहते थे, इसलिए फैंगहान और मैं मॉलिन को फॉलो करते हुए डीमन लॉर्ड के अल्टर में पहुंच गए। लेकिन वहाँ पर जिन शिताई मौजूद था। अगर फैंगहान मेरी हिफाजत ना करता तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। जिस पर चीफ कहती कि तुमने ये भी बोला था कि जिन शिताई मॉलिन के साथ मिला हुआ है, क्या तुम्हारे पास जिन शिताई के खिलाफ कोई सबूत है? लेकिन किंगशुई इस पर खामोश थी, क्योंकि इकलौता सबूत मॉलिन अब मर चुका है। तो चीफ उसे बताते हैं कि इस मैटर को हम सुलझा लेंगे। लेकिन फैंगहान ने जिन शिताई का हाथ काट दिया और इसकी गवाही खुद हुआ तियांडू ने दी है। तो हमारे कानून के अनुसार 3 दिनों के अंदर फैंगहान को खत्म कर दिया जाएगा। किंगशुई उन्हें मनाने की कोशिश करती है, मगर एल्डर उसे भी माइनर इमॉर्टैलिटी की दुनिया में भेज देते हैं ताकि वो फैंगहान की कोई मदद ना कर पाए। इधर फैंगहान को अरेस्ट करने के लिए 2 वॉरियर्स पहुंच चुके थे। फैंगहान उनसे पूछता है कि आखिर मेरा गुनाह क्या है? तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा क्राइम माफी के लायक नहीं है। फैंगहान उनसे कहता है कि मेरी सीनियर चीफ से मिलने गई है, उनके वापिस आने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मगर वो लोग कहाँ उसकी बात मानने वाले थे। वो तुरंत ही फैंगहान पर हमला कर देते हैं। जब फैंगहान की आँख खुलती है वो एक जेल में था और ना ही उसके पास कोई वेपन था। तभी यान उसे बताते कि भाई तुझे अरेस्ट किया है और तेरे सारे वेपन सीज कर दिए गए। मैंने सारी जगह चेक की है, यहाँ पर कोई एस्केप रूट नहीं जहाँ से हम भाग पाए। तो फैंगहान उसे बताने लगता है कि जिन शिताई ने एलिक्सर लेके वो एक ऑथेंटिक डिसाइपल बना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन शिताई जैसे लूजर को